हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, तो देखिए हमने स्टार्ट की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नेक्स्ट यूनिट जो रहने वाली है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन पे। ओके, तो काफी इजी यूनिट है, साथ ही साथ काफी छोटी यूनिट है। हम एलिमिनेशन रिएक्शन की सिर्फ 3 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उन 3 लेक्चर्स पे ही आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो आज हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, बेसिक्स क्या है, क्या क्या चीजें हमने अपने माइंड पर रखनी है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद जाके हम हमारा पहला टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर स्टार्ट करेंगे, जो है आपकी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जनरली हम लोग क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप में जनरली हम लोग 3 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। पहली होती है आपकी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड लास्ट वन होती है आपकी E1CB रिएक्शन। ओके, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर पर हम ये तीनों टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को कवर करेंगे। किसके बेसिस पे? फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ये एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, इनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ओके, उसके बाद हम इनका एग्जांपल और साथ ही साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इजी लेक्चर रहने वाला है, आपको भी डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होंगी। आप जिस चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो फर्स्टली हम आज के लेक्चर पे क्या बात करते हैं, टाइप्स वगैरह को डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। ओके, तो देखो ना, एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एमएससी लेवल पे लिखनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर ऐड की है। बट उससे पहले जस्ट मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, तो देखो ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस एक टाइप की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपने एडिशन रिएक्शंस पढ़ी है, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है, सेम वैसे ही आपकी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ओके, तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे नाम ही आपको सब कुछ बता दे रहा है, इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एक ग्रुप को एलिमिनेट कर देना, निकाल देना, लीव कर देना। ओके, तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिला कि आपने अपने रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट तो बनाया, बट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो ये रिएक्टेंट से आपने एक ग्रुप को, या फिर आप बोल सकते हैं एक ग्रुप को हम नहीं बोलते, जनरली हम लोग पेयर ऑफ ग्रुप को या फिर पेयर ऑफ एटम को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, जिसके बाद आपको ये नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को, इस टाइप की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें आप जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको रिएक्शन के टाइम पे या फिर आफ्टर रिएक्शन क्या ऑब्जर्व होता है कि कोई पेयर ऑफ एटम या फिर पेयर ऑफ ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे मुझे बताने दीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन तो आप समझे, और साथ ही साथ ये चीज भी आपको माइंड पर रखनी है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी आप कराते हैं तो हमने कुछ न कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप बोलते हैं रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो आप एसिड, बेस, मेटल्स और समटाइम्स हीट और हाई टेम्परेचर की नीड रखते हैं, यानी कि इन सारी कंडीशंस में आपकी जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। ओके, तीसरी चीज, तीसरी पॉइंट, एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे बताने दीजिए, वो ये कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक चीज कॉमन है, आप कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ, हमने अभी आपको मैंने बोला कि 3 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E1, E2, E1CB। तीनों टाइप की क्या है, 3 अलग अलग टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। बट ये तीनों टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, वो ये कि अगर आप कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे और आफ्टर एलिमिनेशन आप चेक करेंगे कि आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये हमेशा कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड आपको पता है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। ओके, और कभी भी आप इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो इनिशियली सैचुरेट है, इसमें आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा आपको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ही मिलता है। और अनसैचुरेटेड पर्टिकुलरली या फिर आप बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या है, एल्कीन्स मिलते हैं। ठीक है,
तो ये होता है आपका एल्कीन। तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि अगर आपको एल्कीन की प्रिपरेशन करानी है तो आप किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन करा दीजिए। आफ्टर एलिमिनेशन आपको हमेशा ही एल्कीन्स ऑब्टेन होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये जस्ट 3 पॉइंट को आपने माइंड पर रखना है और ये तीनों पॉइंट को एक प्रॉपर वे में यहाँ पर इन डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको फर्स्टली वो ही सारी चीजें एक्सप्लेन करा देती हूँ, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ओके, तो ये बोल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये बोल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन समझ में आया ना, कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एक टाइप की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपको क्या ऑब्जर्व होता है? इसके अंदर आपको ये ऑब्जर्व होता है कि ये पेयर ऑफ एटम, या फिर आप बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ एटम, जनरली हम लोग पेयर ऑफ एटम की बात करते हैं, ठीक है। आप एक अकेला एटम को रिमूव नहीं कराते ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको एक पेयर ऑफ एटम को ही एलिमिनेट कराना होता है। ओके, जिसे हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। ओके, तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें पेयर ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है? एलिमिनेट होते हैं, रिमूव होते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। आसान था। अगली चीज ये बोल रहा है कि यूजुअली these reaction are proceed in the presence of acid, base, metal and in some cases heat and the high temperature। यानी कि इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको कौन सी कंडीशन चाहिए? आइदर आप एसिड का यूज कीजिए, आइदर आप बेस का यूज कीजिए या मेटल का यूज कीजिए, कभी कभी आप हाई टेम्परेचर और एक्सेस ऑफ हीट की वजह से भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को आप कंबाइंडली इस डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आसान था ना। अगली चीज, एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है जो कि आपको एक नई बात आपको बताएगी, नई इंफॉर्मेशन देगी किसके रिस्पेक्ट में? एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। ये बोल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन mainly used for the transfer of a saturated compound into a unsaturated compound। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की ऐसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप अपना सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। कितनी इजी सी बात थी। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अपने तीनों पॉइंट को एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तीनों पॉइंट को एक बार हम रिवीजन पे लेते हुए चलते हैं। इसने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आप पेयर ऑफ एटम को एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जनरली किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड होती हैं? एसिड, बेस, मेटल्स एज वेल एज अ हाई टेम्परेचर और एक्सेस ऑफ हीट। ओके, उसके बाद इसने एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसने ये बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन कराते टाइम हमको जनरली ये ऑब्जर्व होता है कि हमारा हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में ही हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, और जैसे हम हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन क्या है? अनसैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड भी मेनली हम लोग एल्कीन की बात करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया वे है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है? तो दिस इज नोन एज ये जो पूरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की यही थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है ना। अब मैं आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन से एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए रिएक्शन आपको क्या शो करा रही है, आप जस्ट देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, और आप देख सकते हैं हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर कुछ सैचुरेटेड है, कोई भी बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड है। इट मींस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या है? सैचुरेट है। ओके, अब हमने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमने किससे रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पर? OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव कहाँ से आया? जैसे मैंने आपको बोला कि रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई भी रिएक्शन कंडीशन की नीड हो सकती है, मे बी बेस, मे बी एसिड, मे बी मेटल, मे बी हाई टेम्परेचर। ओके, बट यहाँ पर को हमने जो रिएक्शन कराई है, मैंने सपोज दे दिया कि यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन कराई है वो बेस की प्रेजेंस में कराई है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको पता है बेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? OH नेगेटिव आयन के लिए। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में क्या ले लिया? OH नेगेटिव आयन। तो जैसे इन दोनों के बीच में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को OH नेगेटिव आयन मिला तो यहाँ पर क्या हुई? एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, और आफ्टर एलिमिनेशन आप देख सकते हैं आपको एक एल्कीन का प्रोडक्ट मिलता है, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, जहां पर आप देख सकते हैं आपको एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखो हमने क्या किया? सैचुरेट को अनसैचुरेट में कन्वर्ट कर दिया, वो भी कैसा अनसैचुरेट? एल्कीन टाइप का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके,
तो ये रिएक्शन आपकी क्या हुई, एक टाइप की सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। ओके, अब देखो ना इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो हम प्रॉपर वे में नीचे जब हम लोग 3 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां मैं आपको सारी चीजें स्टेप वाइज फॉलो कराऊंगी, बट जस्ट अभी यहाँ पर एग्जांपल आया है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो ना किया क्या हमने, आपको ये चीज माइंड पर रखनी है कि ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और हमने क्या बोला, जैसे हम अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन कराते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से पेयर ऑफ एटम, ओके पेयर ऑफ एटम मतलब एटलीस्ट 2 एटम हमारे, 2 ग्रुप हमारे क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। ओके, अब देखो ना कौन से 2 ग्रुप एलिमिनेट होंगे पहले आप खुद से सोचिए। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो एक टाइप की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ओके, अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है ये सारी चीजें मैं आपको नीचे बताऊंगी। अभी जैसे एग्जांपल आया तो हम इसे सिंपल वे में एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है उसके एग्जांपल पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ना क्या बोल रहा है कि मैंने आपको जैसे बोला कि आपको एक पेयर ऑफ एटम रिमूव करना है, यानी कि 2 एटम आपने रिमूव करना है। तो फर्स्ट आप खुद ही सोच लीजिए कि ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से कौन से 2 एटम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, पहले तो ऑब्वियस सी बात है आप ब्रोमीन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यानी कि आप ब्रोमीन को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ब्रोमीन के बाद आप किसको करेंगे, हमको पेयर ऑफ एटम रिमूव करना है, तो एक तो ये हो गया, इसके साथ पेयर कौन बनाएगा, इसके साथ हम किसको एलिमिनेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप को हम पूरी तरह से मिथाइल नेगेटिव की फॉर्म मतलब मिथाइल की फॉर्म में तो एलिमिनेट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करेंगे। तो ये चीज माइंड पर रखनी है कि आपको हर जगह जो एलिमिनेशन मिलेगा वो एक्स और एच का मिलेगा। एक्स और एच मतलब एक्स तो हो गया आपका कोई भी हैलोजन एटम, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी हेटेरोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, और हाइड्रोजन तो आपका हाइड्रोजन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन हो गया। ओके, तो एक्स नेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन। तो ये दोनों एटम हमारे रिमूव होते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ एटम या फिर पेयर ऑफ ग्रुप, हमारे ये दोनों ही एलिमिनेट होते हैं ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेशन कराऊंगी। तो देखिए एलिमिनेशन हो कैसे रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा ये है ना CH3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसे सिंपल करने के लिए CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे होगी आप जस्ट सुनिएगा। देखो हुआ क्या, हमारे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जैसे हमने बेस की कंडीशन दी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या फील हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है, और इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट है तो जब भी ये बॉन्ड बनाता है तो किसी एक नेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ओके, लेकिन जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव एलिमेंट है बट इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ। और आप बताइए क्या कार्बन आपका नेगेटिव एलिमेंट होता है, नहीं होता है, कार्बन तो हमारा एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है। यानी कि जब आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, जो कि एक टाइप का खुद में एक पॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, अब क्या हुआ, अभी आपके हाइड्रोजन को कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़े, क्योंकि ये बॉन्ड भी आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से फॉर्म हुआ है, तो स्टेबल है सारी चीजें। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेस की प्रेजेंस दी तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जैसे आपने बेस दिया तो आपको पता है बेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, OH नेगेटिव आयन। तो देख लीजिए बेस में आपके पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि अब आपके रिएक्टेंट के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया। अब आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें जो हाइड्रोजन एटम है इसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन फील होगा, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैं तो पॉजिटिव एलिमेंट हूं, मुझे पॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या है, किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, बेस में जो ऑक्सीजन लगे होते हैं इनके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को क्लीव करना चाहता है। और आपको पता है यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है हेटेरोलाइटिक होगी। मैं आपको हमेशा बोलती आ रही हूँ कि 2 टाइप की क्लीवेज तो हम जनरली पढ़ते हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। बट होमोलाइटिक क्लीवेज आप कब ऑब्जर्व करते हैं, जब आप किसी भी फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपने क्लीवेज करानी है और क्लीवेज कराने में अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन, कोई फोटोन्स वगैरह मिल रहा है, उस टाइम पे जो क्लीवेज होगी वो आपकी कैसी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक। बट अभी आप देख सकते हैं आपको रिएक्शन कंडीशन में कोई फोटोन्स वगैरह नहीं मिल रही, कोई रेडिएशन नहीं मिल रही, इट मींस यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कौन सी क्लीवेज होगी, हेटेरोलाइटिक। ओके, अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या
बोलती है, देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने बॉन्ड बनाना है और मतलब बॉन्ड क्लीव करना है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाया है, अगर आपने इसे क्लीव करना है बाय हेट्रोलाइटिक मेथड, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर ही शिफ्ट करना होगा। और वो एटम कौन होगा जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा? वो एटम होगा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों तो आपके एक टाइप के पॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर आप कार्बन को देखेंगे तो कार्बन भी एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है। इट मींस ये दोनों ही आपके पॉजिटिव एलिमेंट है। बट फिर भी अगर हमको कंपेयर करना हो हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। तो कार्बन आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रो एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट फिर भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मींस नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, ड्यूर आफ्टर क्लीवेज ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर दे देंगे? कार्बन की ओर दे देंगे, जिसकी वजह से कार्बन बनेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जैसे आपने ये बॉन्ड को क्लीव किया, मैं बॉन्ड को क्लीव करके शो करा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज की तो आपको क्या मिला कि हाइड्रोजन तो बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज और कार्बन बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आपको यहाँ पर को क्या मिला, ये हाइड्रोजन किसकी ओर अप्रोच करेगा? ये हाइड्रोजन अप्रोच करेगा आपकी OH नेगेटिव आयन की ओर, जिसकी वजह से आपको क्या है, वाटर बाहर मिल जाएगा। तो वाटर आपका कुछ ऐसे एलिमिनेट हो गया। इतनी चीज क्लियर आई? अब आप देख सकते हैं आपके कार्बन के ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर एक बार आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर आप कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते। आप देखो यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। अब बताइए, कार्बन एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है ना, तो कार्बन के ऊपर कभी आप पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, फिर भी कार्बन अपने देखो ना, अगर आप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ या फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाओ, दोनों ही फॉर्म कार्बन की क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव में कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट को अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए होता है, वो कभी भी नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता। सेम ऐसा ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी होता है। जैसे आपका फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के ऊपर अगर आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो फ्लोरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन को आप अनस्टेबल नहीं बोलेंगे। लेकिन फ्लोरीन के ऊपर आपने कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट है, इस नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता। सेम चीज यहाँ पे भी हुई कि आपके कार्बन तो है पॉजिटिव एलिमेंट, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से कार्बन क्या बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो कार्बन अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या कहेगा, ये बोलेगा कि मैं इस नेगेटिव चार्ज को कहां शिफ्ट कर रहा हूं, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। मैंने आपको ये चीज भी बताई है कि कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज हो, कभी भी आपके पास कोई बॉन्ड हो, ये तीनों चीजें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। तो इसने क्या किया, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा इसने इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर को तो बन गया डबल बॉन्ड। क्यों? मतलब इसने नेगेटिव चार्ज को नीचे शिफ्ट किया ना, तो नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड। अब देखो जो पहले वाला कार्बन था, ये जो CH2 वाला कार्बन है, ये तो सेटिस्फाई हो गया, इसकी वैलेंसी पूरी, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, इसने वैलेंसी भी पूरी कर दी। कार्बन ने दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, दो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। ओके, लेकिन ये वाला कार्बन एटम के लिए अब प्रॉब्लम हो गई। क्यों प्रॉब्लम हो गई? इसकी वैलेंसी तो बढ़ गई, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी हो गई पेंटावैलेंट। अब ये क्या करेगा, अब ये एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तभी तो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये बॉन्ड को तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड आपके सिंगल है, ये अब इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड आपको तोड़ना है, आपको नहीं कार्बन को तोड़ना है। तो कार्बन के लिए सबसे बढ़िया बॉन्ड को तोड़ना कौन सा रहेगा? अगर वो बॉन्ड तोड़ेगा तो आपका ग्रुप क्या है, बाहर हो जाएगा ना, लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो अब आप खुद ही सोचिए, मिथाइल और ब्रोमीन में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है ये ब्रोमीन के साथ अपने बॉन्ड को क्लीव करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा। अब आप ये भी सोच लीजिए कि अगर आप कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो यहाँ भी आपकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो आफ्टर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको क्या ऑब्टेन होगा, मैंने क्या बोला था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो कार्बन और ब्रोमीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा और
कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो हुआ क्या, यहाँ से क्या है, कार्बन ने क्या किया, इस पूरे बॉन्ड को किसकी ओर शिफ्ट कर दिया, बाहर की ओर शिफ्ट कर दिया, तो ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिल गया। बट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं जनरेट हुआ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, जिसकी वजह से आपको ये एल्कीन ऑब्टेन हुआ। इतनी चीज समझ में आई। तो बस यही फॉर्मेट आपने यहाँ पर को फॉलो करना है। तो बन गई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने क्या किया, अपने पेयर ऑफ एटम को, पेयर ऑफ ग्रुप को, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को क्या किया, एलिमिनेट किया ड्यूरिंग रिएक्शन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। और आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा आपको एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होता है, और हमको हुआ भी एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप एलिमिनेशन रिएक्शन का शो कर सकते हैं। होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया जो मैंने आपको किया, और रटने की जरूरत नहीं है। देखो आप स्टेप आप अपने माइंड पर रखिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दो ग्रुप आपको एलिमिनेट करने होते हैं, पेयर ऑफ एटम एलिमिनेट करना होता है। तो आपको एक ही चीज एलिमिनेट नहीं करनी, आपने पेयर ऑफ एटम को एलिमिनेट किया। और कौन एलिमिनेट होगा, पहले भी मैंने आपको थोड़ा रफली आपके माइंड पर डाल दिया था कि आपको एक एक्स ग्रुप और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी कि एक आपने एक्स को एलिमिनेट करना है और एक एच पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट करना है। ये दोनों ही एलिमिनेट होंगे चाहे आप कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करो। ओके, और ये क्यों होंगे वो भी मैंने आपको स्टेप वाइज बताया। क्योंकि आपके पास बेस था तो बेस ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो वो नीचे की ओर शिफ्ट हुआ। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो ब्रोमीन ही एलिमिनेट होगा। तो ये तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये दोनों ही होंगे, बट मैंने आपको शो भी करा दिया कि कैसे एलिमिनेट होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो जस्ट हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, बट उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो तीन हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, E1, E2 एंड E1 CB, ये तीनों जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, अब आपको ये जानना जरूरी है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो देखो ना, होता ही है कि जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, इनको ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो ये लिविंग ग्रुप है, जो आपके ग्रुप आपके लीव हो रहे हैं, वो कौन सी पोजीशन से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम इन्हें जनरली तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की कौन सी पोजीशन है उसके बेसिस पे आप अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में। फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन, सेकंड इज बीटा एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज गामा और डेल्टा एलिमिनेशन। ओके, तो बहुत आसान है। ये तीन एलिमिनेशन क्या होता है, देखिए सपोज आप जैसे नाम से पता चल रहा है, अल्फा एलिमिनेशन मतलब कि जो आपके लिविंग ग्रुप होंगे वो अल्फा पोजीशन से बिलोंग कर रहे होंगे, बीटा एलिमिनेशन मतलब जो आपके लिविंग ग्रुप होंगे वो बीटा पोजीशन से बिलोंग कर रहे होंगे, और गामा एलिमिनेशन मतलब जो आपका लिविंग ग्रुप होगा वो गामा पोजीशन से बिलोंग कर रहा होगा। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, पहले आप समझो अल्फा पोजीशन क्या होती है, बीटा पोजीशन क्या होती है, गामा पोजीशन क्या होती है। ओके, तो देखो ना, आपके पास आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन का ही मॉलिक्यूल होगा। तो वो कार्बन एटम जिसके पास एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका एक्स ग्रुप जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई आपका हेटेरो एटम हो सकता है, कोई आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, कोई आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो एक्स की पोजीशन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसा कार्बन एटम जिसके पास एक्स प्रेजेंट हो, उस कार्बन एटम को आप बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। ओके, तो ये जो पहली एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपकी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको दो चीज एलिमिनेट करनी है, कौन, एक एक्स एक है एच। ओके, अब जहां पर आपका जिस कार्बन में एक्स प्रेजेंट होता है वो तो आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन। अगर आपका एक्स और आपका एच दोनों ही अल्फा कार्बन से बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों ही अल्फा पोजीशन से रिमूव होंगे, एलिमिनेट होंगे, तो सच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास आपका एक्स है और अल्फा कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन है। तो आफ्टर रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, आपने यहाँ से माइनस एक्स किया और माइनस एच पॉजिटिव आयन किया। तो जैसे ही ये दोनों एलिमिनेट हुए तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको मिला। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हुई इसे आप बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और इसी के सिमिलर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन एटम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कार्बन एटम को मैं क्या बोलूंगी, अल्फा या बीटा? ऑब्वियस सी बात है अल्फा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम के पास मेरा एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कार्बन हो गया मेरा अल्फा। ओके, अब इसके एडजेसेंट जो मेरा कार्बन एटम होगा वो बन जाएगा मेरा बीटा। ओके, अब देखो ऐसा भी होता है, सपोज मैं बोलूं ये कार्बन एटम है, इसके पास एक्स ग्रुप है। ओके, इसके यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, क्योंकि यहाँ भी सपोज मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। ये जो तीनों कार्बन है ये आपके क्या होंगे, बीटा होंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन ये भी है, इस कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और ये भी है।
तो ये अगर अल्फा कार्बन है तो इसके एडजेसेंट वाले सारे कार्बन क्या होंगे, बीटा होंगे। ओके, तो अभी इसके पास दूसरी जगह देखो, ये भी आपका आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही हो, आर ग्रुप में भी कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, ये दोनों को कंसीडर नहीं किया है। अब जैसे हमने इसको कंसीडर किया तो ये बन गया आपका बीटा कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। ओके, अब देखो एक्स ग्रुप निकालना है तो वो हमेशा अल्फा से ही निकलेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिसके पास एक्स ग्रुप है। तो आपने एक्स ग्रुप तो अल्फा से निकाला, बट जो आपने एच ग्रुप निकाला, हाइड्रोजन एटम को जो आपने डीप्रोटोनेशन किया, वो कौन सी पोजीशन से किया, बीटा पोजीशन से, यानी कि यहां से आपने एच को निकाला। तो इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा नहीं, सिर्फ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि अल्फा में तो आपको पता है एक्स ग्रुप हमेशा आपकी अल्फा पोजीशन में ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एक्स ग्रुप के बेसिस पे हम अपने कार्बन को अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कार्बन एटम हमारा क्या हुआ, अल्फा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन एटम कहां से निकला है, दूसरा एटम हमारा कहां से निकला है, बीटा से। तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये ग्रुप यहां से निकला, ये ग्रुप यहां से निकला, तो हुआ क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड अराइज होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला, आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। ओके, सिमिलरली लास्ट वन इज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सी पोजीशन से होगा, गामा पोजीशन से। वो भी किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का, यानी कि डीप्रोटोनेशन आपकी गामा पोजीशन से होगा। तो देखो आपका एक्स ग्रुप प्रेजेंट है इस कार्बन एटम के साथ, तो ये कार्बन हो गया अल्फा, इसके एडजेसेंट हो गया बीटा, इसके बाद हो गया आपका गामा। तो आपने अल्फा पोजीशन से तो एक्स ग्रुप को निकाला, ओके, तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स तो कर दिया, बट जो आपका प्रोटोन निकला, जो आपका एच पॉजिटिव आयन निकला, वो कौन सी पोजीशन से निकला, आपने गामा पोजीशन से निकाला, क्योंकि गामा में ही है, तो आपने गामा पोजीशन से निकाला। तो ये जो एलिमिनेशन हुआ इसे हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। और आफ्टर गामा एलिमिनेशन आपको हमेशा एक साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव हुआ, एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव हुआ, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये साइक्लिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा, तो आपको ये साइक्लो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। तो अभी जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो एक टाइप की गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो एक्स ग्रुप होगा वो तो अल्फा से होगा, बट जो दूसरा ग्रुप है जो आप डिप्रोटोनेशन करा रहे हैं, यानी कि जो प्रोटॉन यानी कि एच पॉजिटिव आयन का जो आप एलिमिनेशन कराएंगे, वो हमेशा आप बीटा पोजीशन से कराएंगे। और बीटा एलिमिनेशन ही आपकी फर्दर क्लासिफाई होती है E1 टाइप, E2 टाइप एंड E1 CB टाइप में, ठीक है। ये E1 CB टाइप में ये तीनों एलिमिनेशन रिएक्शंस किसके टाइप है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आपकी कौन कौन सी होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन, 1,4 एलिमिनेशन। 1,3 1,4 मतलब देखो अल्फा एलिमिनेशन मतलब 1,1 मतलब 1,1 एलिमिनेशन, 1,1 एलिमिनेशन मतलब आपका एक्स ग्रुप और आपका एच ग्रुप दोनों आपकी फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन एटम में प्रेजेंट है। बीटा एलिमिनेशन मतलब कि आपका जो एक्स ग्रुप है वो तो पहली पोजीशन में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका एच है, जो आपका डिप्रोटोनेशन आप करा रहे हैं, वो आपकी कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन में। ओके, 1,3 में मतलब आपका एक्स आपकी पहली पोजीशन में प्रेजेंट है और आपका जो एच है वो आपकी तीसरी पोजीशन में प्रेजेंट है। 1,4 मतलब कि आपका जो एक्स है वो पहली पोजीशन में प्रेजेंट है, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है वो आपकी फोर्थ पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके, तो वही है आपका क्लासिफिकेशन। ओके, बट हमारा जो बीटा एलिमिनेशन होता है ये फर्दर क्लासिफाई होता है सिन एडिशन एंड एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ, सिन एलिमिनेशन क्या हुआ, सिन एलिमिनेशन मतलब कि ऐसा एलिमिनेशन जिसमें जो आपके ग्रुप हैं वो सेम साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं। देखो सिन और एंटी का वही तो कॉन्सेप्ट है ना, सिन मतलब सेम साइड से, एंटी मतलब एक ऊपर से एक नीचे से। मतलब अगर आपने जो ग्रुप को एलिमिनेट किया, हाइड्रोजन और एक्स ग्रुप को जो आप एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर वो सेम साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं तो ऐसे एलिमिनेशन को आप बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। लेकिन अगर वो अपोजिट साइड से, एक ऊपर से एक नीचे से एलिमिनेट हो रहा है, तो इस टाइप के एलिमिनेशन को आप बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। और इसी एंटी एलिमिनेशन के आपको तीन टाइप यहाँ पर को डिस्कस करना है, E1, E2 एंड E1 CB टाइप। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं E1, E2 एंड E1 CB टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो देखो ये क्लासिफिकेशन कैसे जनरेट हुआ, तो ये बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेट रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी कि रिएक्शन जो आप करा रहे हैं उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, उसके बेसिस पे जनरली हम लोग हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है उनको तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज E1 रिएक्शन, सेकंड वन इज E2 रिएक्शन एंड थर्ड वन इज E1 CB टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन। और यही तीन एलिमिनेशन रिएक्शंस को अब हम डिस्कस करते हैं सेपरेटली। ओके, अब देखो ना एक और चीज पहले मैं इससे पहले आपको यहाँ पे बता दूं,
वो मैं ऊपर लेके आपको चलती हूँ वापस से, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट डिस्कस कराए, ये पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं ये डेफिनेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है हम बार बार नीचे यूज करेंगे, तो मे भी आपको पता हो, वैसे आपको पता होगा बट मे भी अगर आपको पता ना हो, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर ऐड किया होगा, क्योंकि मैं नीचे आपको डीप्रोटोनेशन बोलूंगी, डीहाइड्रोजैलोजिनेशन बोलूंगी, तो आपको पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस इसलिए क्या है, मैं आपको पहले इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले तो ये जैसे इतनी चीज बोल रहा है कि अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराते हैं तो जनरली आपके पास 3 फंडामेंटल स्टेप्स रहते हैं। एक होता है आपके पास रिमूवल ऑफ प्रोटोन, आपको प्रोटोन का ही रिमूवल कराना है, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव आयन का ही रिमूवल कराना है। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ CC पाई बॉन्ड, मतलब अब जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराएंगे तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कराना ही कराना है। तीसरा है आपका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टू अ लिविंग ग्रुप, यानी कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मतलब जो आपका एक्स ग्रुप है, उसे आपने लीव कराना ही कराना है। और हम यही चीज तो कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ये 2 ग्रुप को आप एलिमिनेट कराएंगे, एक किसको कराएंगे, प्रोटोन को, एक आपका लिविंग ग्रुप जो कि आपका एक्स ग्रुप है, इनको आप एलिमिनेट कराएंगे, साथ ही साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आप जब भी कराते हैं उनके 3 फंडामेंटल स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए, ठीक है। और यही स्टेप्स आप देख रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है, और आगे भी यही स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस पे जनरली हम ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तो फर्स्टली ये बोल रहा है डीप्रोटोनेशन, ओके। तो व्हाट इज डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन क्या होता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो टर्म होते हैं ना, आप उनसे आधी चीजें समझ जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, डी मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है रिमूवल, ओके। तो कहीं भी रिमूवल की बात आता है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, डी। तो हमने भी यहाँ पर लगाया डी, ओके। डी के पीछे किसका रिमूवल, डी मतलब तो हो गया रिमूवल, बट किसका रिमूवल, प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटोनेशन मतलब तो क्या होगी, आपकी प्रोसेस की बात कर रहा है। और डी किसका करना है, रिमूवल किसका करना है, किसका करना है, प्रोटोन का। तो प्रोटोन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप प्रोटोन का रिमूवल करते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन, ओके। ये समझ गए। तो ये लिखा है व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड, आपने अपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, H पॉजिटिव आयन को रिमूव किया किसी भी कंपाउंड से, तो वहां पर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया ना बोल के हम सिंपली अब क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन, ओके। सिमिलरली अगली रिएक्शन क्या बोल रही है, अगली नॉमेनक्लेचर क्या है आपका, डीहेलोजनेशन, ओके। तो सेम चीज है, डी अगेन आपका रिमूवल के लिए टर्म हो गया, हेलोजनेशन, नेशन हो गया आपका रिएक्शन, बट ये हेलो मतलब क्या हुआ, हेलो मतलब वो आपका हेलोजन, हेलोजन मतलब आपने एक्स ग्रुप को भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन एटम को भी रिमूव करना है। तो जब भी आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो हमने प्रोसेस की वो थी आपकी डीप्रोटोनेशन। सिमिलरली जब आप हेलोजन एटम को रिमूव करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो हमने प्रोसेस लगाई वो थी आपकी डीहेलोजनेशन रिएक्शन, ओके। अगला अगली रिएक्शन है, अगली नॉमेनक्लेचर आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। अब देखो डी अगेन मतलब रिमूवल, बट यहाँ पर को किसका रिमूवल करना है, हाइड्रो प्लस हेलो, यानी कि आपने हाइड्रो, हाइड्रो मतलब आपने अगेन H पॉजिटिव आयन का रिमूव करना है, हेलो मतलब अगेन आपने X का रिमूवल करना है। यानी कि अगर आप X को और अपने H को एक ही साथ रिमूव कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस में रिमूव कर रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस को क्या टर्म देंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अभी हम सेपरेटली पढ़े थे, हमने बोला जब प्रोटोन का रिमूवल करेंगे तो आप बोलेंगे डीप्रोटोनेशन, जब आप हेलोजन का रिमूवल करेंगे तो आप बोलेंगे डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। लेकिन जब आप प्रोटोन और जब आप हेलोजन दोनों को कंबाइंडली रिमूव करेंगे तो प्रोसेस बन जाएगी आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। एंड लास्ट वन इज, लास्ट क्या आपकी, लास्ट है आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ओके, जिसे आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होगी, तो देखो डी अगेन हो गया आपका रिमूवल, बट दिस हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन आपको पता है हाइड्रेशन का हम लोग टर्म कब यूज करते हैं, जब हम वाटर की बात करते हैं, ओके। तो जब भी हम वाटर के रिमूवल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, ओके। तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। बट एक चीज माइंड पे रखने की, कोई भी प्रोसेस में आप डायरेक्टली वाटर को रिमूव नहीं करते, कोई भी प्रोसेस में, मतलब मैं पर्टिकुलरली आपको एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रही हूँ। आप एलिमिनेशन रिएक्शन में पर्टिकुलरली क्या है, पूरी तरह से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट नहीं करते, आप किसको एलिमिनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो जब आपका H और OH एलिमिनेट होंगे तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये जो प्रोसेस बन जाएगी H प्लस OH क्या हुआ, वाटर हुआ। तो इसका जो रिमूवल होता है इसे भी आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये टर्मिनोलॉजी अब आपने अपने माइंड पर रखनी है। अब हम इसके बाद प्रॉपरली, अब हम लोग अपने क्या है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन पे। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हमारी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन पे, जिसमें फर्स्टली हम बात करते हैं इवन रिएक्शन, ओके।
उससे पहले ना देखिए यहाँ पर को हमको एक और चीज पढ़नी है। यहाँ पर जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है एक और, ये बोल रहा है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि बीटा एलिमिनेशन के 3 टाइप होते हैं, E1, E2 एंड इवन CB। तो ये बोल रहा है कि इन सारे में आपको ये ई टर्म देखने को मिल रहा है। ये ई टर्म आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये बोल रहा है जो ये ई लिखा हुआ है ये आपको ये रिफर कर रहा है कि ये तीनों क्या है, एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप है। ओके, ये तो इजी था। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ना कि इनके साथ यहाँ पर को नंबर्स भी ऐड है, E1, E2 एंड इवन CB। तो ये नंबर्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इसमें लिखा है ये नंबर्स आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? मॉलिक्युलरिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? तो देखिए ना, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ये तो आपने जूनियर लेवल पे पढ़ी हुई है। अभी जस्ट मैं आपको रफली इतना बता देती हूँ कि मॉलिक्युलरिटी मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। आपके रिएक्शन में कितने नंबर के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? तो अगर आप इवन रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें नंबर कितना लिखा है? 1, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इज 1, यानी कि इवन रिएक्शन की आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ पर को इवन रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इवन रिएक्शन की रेट भी कितनी होती है? 1, यानी कि ऑर्डर भी कितना होता है? 1। ओके, सिमिलरली अगर आप E2 की बात करेंगे, E2 में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाती है? 2। एंड इस वजह से क्या होता है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? सेकंड, यानी कि ऑर्डर भी क्या होता है यहाँ पर को? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ओके, तो ये तो जस्ट बेसिक बात हुई। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हमारी पहली एलिमिनेशन रिएक्शन पे, जो है आपकी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए ना, मैं आपको जस्ट सारी चीजें पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और काफी इजी पॉइंट है। अब आप जस्ट माइंड लगा के सुनिएगा। और एक और चीज कि ये जो इवन रिएक्शन है ना, ये सेम आपने जैसे SN1 रिएक्शंस पढ़ी थी, इसी के सिमिलर है। सारे कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये बोल रहा है कि पहले कैरेक्टरिस्टिक में कि जो ये इवन रिएक्शन है, इवन रिएक्शन को आप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है, यूनिमोलिकुलर मतलब, यूनि मतलब क्या हुआ? 1, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, और आपको पता है इवन मतलब क्या हुआ? 1 मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल। तो अगर आपकी रिएक्शन में की मॉलिक्युलरिटी 1 है, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसलिए हम इवन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके ओके, अगली चीज, अगर हम इन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पर फर्दर बात करें तो ये बोल रहा है कि अगर आप इवन रिएक्शन से अपनी रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो जनरली इवन रिएक्शन क्या है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, और ये 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, जैसे आपने SN1 में भी आप 2 स्टेप फॉलो कराते थे, और पहले स्टेप को आप स्लोएस्ट स्टेप बोलते थे, और पहले स्टेप में आपको कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट मिलता था। यही सारी चीजें तो आप SN1 में कराते थे। सेम चीज आप यहाँ पर को इवन रिएक्शन में कराएंगे। तो मैं आपको पर्टिकुलरली बात कराती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ये बोल रहा है कि इवन रिएक्शन आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। जो पहला स्टेप है, इसे इसने नाम दिया कि पहले स्टेप को आप बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेप। ओके, आयनाइजेशन स्टेप मतलब, आयनाइजेशन स्टेप क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, आयनाइजेशन स्टेप में आपको आयंस का फॉर्मेशन करना होगा। और पर्टिकुलरली इवन रिएक्शन में कौन से आयन का फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पर को एज अ इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। इतनी चीज क्लियर आई? दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा आपका डीप्रोटोनेशन का स्टेप। डीप्रोटोनेशन मतलब ऐसा स्टेप जिसमें आप प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन का डी कराएंगे, यानी कि रिमूवल कराएंगे। किससे? जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, इससे। इतनी चीज क्लियर है? यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप है आपका आयनाइजेशन स्टेप, जिसमें आप पहले स्टेप में अपने आयन का फॉर्मेशन यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कराएंगे, जो कि यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। फिर आप जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप में, जिस स्टेप को आप बोलते हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। इस स्टेप में आप क्या करेंगे? प्रोटॉन का डी कराएंगे, यानी कि रिमूवल कराएंगे, और ये प्रोटॉन आपका कहां से आएगा? आपके कार्बोकैटायन से। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये 2 स्टेप आपने इस इवन रिएक्शन में कराने होते हैं। और जैसे आप अपने कार्बोकैटायन से, ये जो आपका इंटरमीडिएट है, इससे डीप्रोटोनेशन कराएंगे, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा। वो भी मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको पाई बॉन्डेड कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो बस यही स्टेप्स आपने यहाँ पर को फॉलो कराने हैं। तो रिवीजन लेते हैं, वापस से बोलती हूँ, आप यहाँ पर को इवन रिएक्शन जब भी कराएंगे, आप 2 स्टेप में अपनी रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे। पहले स्टेप को आप बोलेंगे आयनाइजेशन स्टेप, जिसमें आपको आयन यानी कि पर्टिकुलरली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है, जो कि यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा।
और ये जो स्टेप होता है ना, पहला वाला जो स्टेप होता है ये हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और मैंने आपको बताया है कि स्लोवेस्ट स्टेप को ही आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है यही हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा और इसी से आप रेट का डिटरमाइन कराएंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगी, अभी जस्ट रिवीजन के साथ बोल रही हूँ। और दूसरे स्टेप को आप क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन स्टेप, जिसमें आप अपने कार्बोकैटायन से प्रोटॉन का रिमूवल कराएंगे, और जैसे आप प्रोटॉन का रिमूवल कराएंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये सेकंड और इसमें स्टेप में आपको ये चीज बोला है कि ड्यूरिंग आयनाइजेशन आपको कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलेगा, और ड्यूरिंग डीप्रोटोनेशन आपको आपका कार्बोकैटायन से जैसे आप अपने प्रोटॉन का डीप्रोटोन मतलब प्रोटॉन को रिमूव करेंगे वैसे आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि पाई बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। ये तो बात होगी कि रिएक्शन के अंदर क्या क्या चल रहा है। ओके, अब बात आ गई कि अब रिएक्शन की रेट क्या होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जनरली इवन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है इवन रिएक्शन में हमको सिर्फ एक मॉलिक्यूल चाहिए, और एक मॉलिक्यूल है तो इस केस में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इवन रिएक्शन में जो रेट है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करती है। इसकी वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इवन रिएक्शन के लिए क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हो जाती है। ओके, अब देखो ना यहाँ पर आपको रेट कैसे मिली, ये सारी चीजें मैं आपको नीचे मैकेनिज्म में शो कराऊंगी, अभी जैसे आप इतना सुनेगा। और लास्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप क्या है अपनी रिएक्शन की रीजियो सेलेक्टिविटी चेक करेंगे, आपकी जो ये इवन रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शंस होती हैं, ये एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है। मतलब आपको क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्टेंट से जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको एक अकेला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे जिसे मैं P1 एंड P2 बोल रही हूँ। ओके, अब देखो दो प्रोडक्ट तो हमको चाहिए नहीं होता है, हमको इन दोनों प्रोडक्ट में से एक को मेजर और एक को माइनर कंसीडर कराना होगा। तो ये चीज यहाँ पर को प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है वो रीजियो सेलेक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से हमको क्या है दो टाइप की प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। अब बात ये है कि हमारे ये जो दो प्रोडक्ट है इनमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो मेजर और माइनर को हम कैसे चेक करते हैं, पर्टिकुलरली इवन रिएक्शन में हम लोग जेटसिफ रूल का फॉलो करते हैं। जेटसिफ रूल का यूज करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। इतनी चीज क्लियर है। अब ये जेटसिफ रूल क्या है, ये कैसे यूज होगा, कैसे प्रोडक्ट हमारे ऑब्टेन होंगे, ये सारी की सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसपे हमने ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ना है वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका कोई भी यूज नहीं है। अभी मैं पर्टिकुलरली आपको E1 E2 E3 रिएक्शंस सॉरी E1 CV रिएक्शंस बता रही हूँ, तो इनको अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ठीक है, कवर तो सारी चीजें हो जाएंगी बट इनको यहाँ पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो बस ये पॉइंट आपको माइंड पर रखना है कि ये जो रिएक्शन है रीजियो सेलेक्टिव है, जिसकी वजह से हमको एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। अब बात ये थी कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन मेजर है कौन माइनर है, तो इसको चेक करने के लिए हमको जेटसिफ रूल का यूज करना होगा पर्टिकुलरली इवन रिएक्शन के अंदर। इतनी चीज क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में आए, यही पॉइंट्स को अब आप अपने माइंड पर रखिए। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म शो कराती हूँ आगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे मैंने बोला कि इवन रिएक्शन में हमने दो स्टेप फॉलो कराने हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। पहला स्टेप है आपका आयनाइजेशन स्टेप, दूसरा स्टेप है आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप। ओके, और एक और चीज मुझे बताने दीजिए कि ये जो आपका पहला स्टेप होता है ये हमेशा आपका फास्टेस्ट स्टेप होता है, और जो दूसरा स्टेप जो पहला स्टेप होता है ये हमेशा आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है ये हमेशा आपका क्या होता है, फास्टेस्ट स्टेप होता है। ओके, और आपको ये भी पता है कि हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि अगर आपको रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करनी है तो आप अपने पहले स्टेप को देखेंगे, दूसरे स्टेप को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले क्या बता देती हूँ, यही चीज बता देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताई है कि क्यों ये वाला स्टेप हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है, ये हमारा फास्टेस्ट स्टेप है। उसके बाद ये बता देती हूँ कि क्यों हमारा अगर स्लोवेस्ट स्टेप ये है तो ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, मतलब ये चीज बताती हूँ। देखो एक और चीज पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा हमारा स्लोवेस्ट स्टेप ही होता है, फास्टेस्ट स्टेप को हम क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोलते। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने बोला कि इस रिप्रेजेंटेशन में, इस रिएक्शन में, इवन रिएक्शन में जो पहला स्टेप है ये ही हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है ये वाला हमारा फास्टेस्ट स्टेप है। इसका भी रीजन क्या है। ओके, तो पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो ये कि क्यों हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप होता है, हम क्यों फास्टेस्ट स्टेप की हेल्प से रेट को डिटरमाइन नहीं करा सकते किसी रिएक्शन के लिए। ओके, तो इसको मैं आपको बार बार पहले भी ऐसे ही एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ कि सपोज आप अपने घर के एक कोने से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको जाना है। ठीक है, पहले मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बहुत धीरे धीरे, बहुत कछुए वाली स्पीड में जाइए, तो आपको क्या होगा, अगर आप बहुत कछुए वाली स्पीड से घर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इतने धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ
जो आपके घर में रूम्स है, इन रूम्स के अंदर क्या चल रहा है आप उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, लेकिन सेम चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एक घर के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत स्पीड से जाइए, तो आप बताइए क्या घर के अंदर जो ये रूम्स है इनके अंदर क्या चल रहा है आपको पता चलेगा? नहीं, क्योंकि आप बहुत स्पीड से गए, आपने कुछ देखा ही नहीं। ओके, सेम चीज रिएक्शन के अंदर होती है। आपका जो स्टेप बहुत धीरे प्रोसीड करता है, वो इतने धीरे प्रोसीड करता है कि हम उस स्टेप को देखते हुए, हम उस स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर क्या क्या चल रहा था। ओके, रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें प्रोसीड हुई। ओके, लेकिन अगर हम अपने फास्टेस्ट स्टेप को देखेंगे, तो फास्टेस्ट स्टेप इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ कि उसने क्या कुछ चीज ऑब्जर्व ही नहीं की उस स्टेप के थ्रू। मतलब आपका स्टेप इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ कि आपको पता ही नहीं चला वो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या है, हम लोग हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ओके, अब अगली चीज ये आ गई कि इवन रिएक्शन में ये जो हमारा पहला स्टेप है, इसको ही हम क्यों स्लोवेस्ट स्टेप बोल रहे हैं, सेकंड स्टेप को क्यों स्लोवेस्ट स्टेप नहीं बोल रहे? तो देखो होता क्या है, उसके लिए पहले आपको अपनी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखो, हमने जैसे बोला था कि पहला स्टेप होता है आपका आयनाइजेशन स्टेप, दूसरा स्टेप होता है आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप। यानी कि पहले स्टेप की हम लोग बात करें तो आपको आयन जनरेट करना है, वो भी पर्टिकुलरली कौन सा आयन, कार्बोकैटायन। ओके, तो कार्बोकैटायन कब जनरेट होगा? देखो आपको पता है यहाँ पे ये दोनों ग्रुप ही एलिमिनेट करना है, एक तो ये Br, दूसरा क्योंकि आपको पता हम बीटा एलिमिनेशन के टाइप पर है, बीटा एलिमिनेशन का टाइप है आपका E1, तो हमने क्या है बीटा एलिमिनेशन कराना है, यानी कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो हमने क्या कराना है बीटा एलिमिनेशन, यानी कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो एक ये ब्रोमीन हमने एलिमिनेट करना है और बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको एलिमिनेट करना है। ओके, तो अब आप खुद सोचो कि हमने ये दो ग्रुप एलिमिनेट करना है, ठीक है, और इनको एलिमिनेट करके पहले हमें चाहिए कार्बोकैटायन। तो खुद ही सोचिए, ब्रोमीन को एलिमिनेट करके कार्बोकैटायन मिलेगा या हाइड्रोजन को? देख लीजिए यहाँ पे, देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ब्रोमीन। अब आप बताइए कौन सी बॉन्ड को तोड़ के मुझे कार्बोकैटायन मिलेगा? देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर होगा? कार्बन। तो होगा क्या, कार्बन एज अ नेगेटिव, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव मिलेगा अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की क्लीवेज कराएंगे। ओके, लेकिन जब आप कार्बन और ब्रोमीन के बीच की क्लीवेज कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि कार्बन से ज्यादा, कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन से ज्यादा ब्रोमीन नेगेटिव है, तो आफ्टर क्लीवेज ब्रोमीन आपको नेगेटिव मिलेगा और कार्बन एज अ पॉजिटिव मिलेगा। तो कार्बोकैटायन आपको कब ऑब्टेन होगा? जब आप कार्बन और ब्रोमीन की क्लीवेज कराएंगे। तो पहले स्टेप में जो हमने आयनाइजेशन कराना है वो किसकी वजह से कराना है? कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्ड क्लीवेज से कराना है। तो जैसे ही कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको पता है ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट होगा और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइन, हमको मिल गया कार्बोकैटायन। ओके, अगली चीज ये, अब हम आएंगे सेकंड स्टेप में। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या बोला था, हमने कराना है डीप्रोटोनेशन। कहां से? अपने कार्बोकैटायन से। तो ये हमारा कार्बोकैटायन है, इससे डीप्रोटोनेशन कराना है, यानी कि प्रोटोन को रिमूव कराना है, यानी कि यहाँ से अब हमको हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। और आपको पता है हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना होगा ना, अगर मुझे यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराना है, तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, कार्बन मुझे मिलेगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो देखो ये कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर कार्बन के ऊपर, देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकाल दिया, ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि अगर कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो एक बारी के लिए सह लेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कार्बन के ऊपर जैसे आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे, कार्बन इसको बैलेंस करने की सोचेगा। कैसे? ये बोलेगा कि इस नेगेटिव चार्ज को मैं बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा था? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। देखिए कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है, बट यहाँ पर उसने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए, इसे 4 बॉन्ड बनाने थे। तो चौथा बॉन्ड किसने दिया? इस कार्बन ने नेगेटिव चार्ज देते हुए इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एलिमिनेट हो गया और आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया और H पॉजिटिव आपका एलिमिनेट हो गया। तो बस यही स्टेप तो हमने कराया। तो देखो आपने क्या किया, इवन रिएक्शन के थ्रू एलिमिनेशन करा के अपना फाइनल एल्कीन को ऑब्टेन कर दिया। इतनी चीज क्लियर आई?
अब बात आ जाती है कि ये वाला स्टेप आपका स्लोवेस्ट क्यों है, ये फास्टेस्ट क्यों है, तभी तो ये स्लोवेस्ट है, तभी तो हमने इससे रेट डिटरमाइन किया। तो ये स्लोवेस्ट इसलिए है क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हमने जो क्लीवेज कराई आयनाइजेशन के टाइम पे किसके बीच में कराई, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कराई। अब आप अगर कार्बन और ब्रोमीन के थोड़ा बिहेवियर चेक करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, कार्बन एक टाइप का कैसा एलिमेंट है, कार्बन एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट है। अब देखो ना इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे ये फुल्ली सेटिस्फाई है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड देखेंगे ये फुल्ली सेटिस्फाई है क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एटम है, ब्रोमीन एक नेगेटिव एटम है। और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो बहुत बढ़िया बॉन्ड होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग है। ओके, और ये अच्छी खासी बॉन्डिंग होने की वजह से ये आसानी से बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करानी है, अगर आपने आयनाइजेशन का स्टेप फॉलो कराना है, कार्बोकैटायन को फॉर्म करना है, तो आपको यही बॉन्ड क्लीव करना होगा। इसीलिए यहाँ पर कोई स्टेप को कंप्लीट कराने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका रीजन यही है कि ये बॉन्ड काफी बढ़िया है, काफी स्टेबल बॉन्ड है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज के बीच में फॉर्म हुआ है। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फॉर्म हुआ है, फिर भी आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाए, तो होगा क्या, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि तोड़ना तो है, रिएक्शन कंप्लीट करानी है तो तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको तोड़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो काफी स्टेबल है। तो बहुत मेहनत लगना मीन्स क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लगना। इसलिए ये स्टेप्स को कंप्लीट कराने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है, ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है। और मैंने आपको ये बता दिया कि स्लोवेस्ट स्टेप को ही आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप बहुत धीरे धीरे प्रोसीड होता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसीड होने की वजह से ये स्टेप क्या है, रिएक्शन के अंदर कितनी सारी क्या क्या चीजें चल रहा है, कौन टूट रहा है, कौन बन रहा है, ये सारी स्टेप्स को क्या है ऑब्जर्व कर सकता है। इतनी चीज क्लियर है। और ये आपका फास्टेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो वही चीज मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ क्योंकि देखो पहला पॉइंट तो ये कि कार्बोकैटायन मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर ये एज अ इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और आपको पता है कोई भी अगर इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है तो वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। इंटरमीडिएट हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल चीज क्या होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब वो तुरंत रिएक्ट करेगी, ठीक है, 3 सेकंड के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो होगा क्या, ये स्पीसीज आपकी हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन का स्टेप क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस स्टेप में आपने क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, तो अब आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं। और अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में बेस मिल रहा है, बेस के पास एक नेगेटिव आयंस होता है, तो होगा क्या, हाइड्रोजन किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन की ओर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से क्लीव होगा। इसलिए से इस वजह से क्या होगा, ये स्टेप आपका फास्टेस्ट स्टेप कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप समझ गए कि हमारा जो पहला स्टेप है ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, और स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर हम यहाँ पर रेट डिटरमाइन करें इवन रिएक्शन की, तो रेट क्या होती है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि रेट क्या होगी, देखो आपको पता है रेट किसके इक्वल होती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म। और आपको इवन के केस में इस रिएक्शन, इस स्टेप को देखो, नीचे का स्टेप देखने की जरूरत ही नहीं है, आप जिस इस स्टेप को देखो, आप इस स्टेप को देख के बोल सकते हैं कि अगर आप इसकी रेट निकालेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर को कंसंट्रेशन टर्म क्या है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म है ये। ओके, तो यहाँ पर को रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म यानी कि रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर रेट किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक है आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो रेट क्या हो जाएगी 1। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। इतनी चीज क्लियर है, बस इतनी सी बात तो आपने करनी थी। ये तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, SN1 जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, सेम चीज हमने वहां भी डिस्कस की थी। इतनी चीज क्लियर है, ये बन गया हमारा इतना। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स, मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक एनर्जी सिंपल फॉर्मेट में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखा दूं। तो आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि SN1 हो या फिर SN1 हो या फिर E1 हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। 2 स्टेप में प्रोसीड होने की वजह से इनके पास क्या होती है, 2 टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है, और आपको ये चीज तो पता है ना, मैं आपको वापस से बता देती हूँ। चलिए, मे बी आपके माइंड से निकली हो तो दोबारा रिविजन में ले लेते हैं। देखो, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि आपकी कोई भी स्पीसीज, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी का है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज आपकी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। ओके, और अनस्टेबल चीज ही रिएक्ट करती है, कभी भी स्टेबल चीज रिएक्ट नहीं करती। अगर कोई भी, अब आप ह्यूमंस की बात कीजिए ना, अगर कोई इंसान स्टेबल होता है, बिल्कुल माइंड से स्टेबल है, तो उनका, उसको क्या है, दूसरों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज यहाँ भी है, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, वही चीज यहाँ पे भी है। और मॉलिक्यूल आपका कब स्टेबल रहता है, जब उसकी एनर्जी की वैल्यू लो होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने किस बात से किया, मैंने आपको बोला कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर सपोज आपने कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने की वजह से आप कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। ज्यादा एनर्जी होगी तो आप पे क्या होगी, ज्यादा फुर्ती होगी ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। सेम मॉलिक्यूल का भी होता है, अगर मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। और अनस्टेबल चीज ही हमेशा रिएक्ट करती है, तो होगा क्या, आप बताइए, आपका प्रोडक्ट स्टेबल हुआ या फिर रिएक्टेंट स्टेबल हुआ? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट स्टेबल हुआ, तभी तो, अगर वो स्टेबल है तभी तो वो रिएक्ट नहीं करता, वरना प्रोडक्ट भी फर्दर रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बाद हम लोग कभी भी रिएक्शन नहीं कराते, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी स्टेबल चीज है, प्रोडक्ट में कभी भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट का माइंड के स्टेबल है, प्रोडक्ट किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हमारा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वो फर्दर रिएक्ट करता है, हम हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, अनस्टेबल, और कभी भी कोई भी चीज अनस्टेबल हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको यही बता रहा है कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यहाँ। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, इट मींस रिएक्टेंट आपका अनस्टेबल है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट तो फर्दर रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट कभी फर्दर रिएक्शन करता है, नहीं करता है। ओके, इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी हमने ज्यादा शो कराई है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमने कम शो कराई है। ओके, लेकिन हमारे पास ये जो इवन रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमें 2 ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, ये एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, और इनके बीच में जो यहाँ पर पीक एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के बीच में, इसमें हमारा इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है, जो हमारा कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन, जिसकी एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के कंपेयर में भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बोकैटायन क्या है, हमारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट भी हमारा बहुत अनस्टेबल रहता है। तो आप ये सिंपल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, जितना ऊपर को आप जाते हैं उतनी एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये सिंपल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर ली इवन रिएक्शन की। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं इवन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल की, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर ऐड किया हुआ है, क्योंकि देखो टाइम लिमिट भी होती है, अभी भी मतलब लेक्चर बनाने में, अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ इसकी भी एक टाइम लिमिट है, और आप जो एग्जाम में ऐड करेंगे ये सारी चीजें, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है उसकी भी, वहां भी आपके पास टाइम रहता है। तो हमने उसी अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल कर लेंगे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल जो हम इवन मैकेनिज्म में डिस्कस करने वाला है, ये है एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन फॉर ए अल्काइल हैलाइड। हमने क्या है, अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। ओके, तो फर्स्टली समझो अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड मतलब आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है, यानी कि आर ग्रुप है, इसके साथ आपने हैलाइड यानी कि कोई हेलोजन एटम को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिखा है, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, ये वाला पूरा अल्काइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर आपने क्लोराइड यानी कि हैलाइड को पुट कर दिया। अब आपने यहाँ इवन मैकेनिज्म शो करानी है, तो वो तो हम मैकेनिज्म के थ्रू शो कराएंगे। अभी जैसे हम रिएक्शन शो करा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हमने बेस की प्रेजेंस में लिया, और यहाँ पर हमने इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे ही कराई, तो आफ्टर रिएक्शन हमको क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला, यानी कि एल्कीन मिला। हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये आपका अल्फा है, ये आपके सारे बीटा पोजीशन है, ठीक है। इन बीटा में से आप कोई भी बीटा को उठा सकते हैं, कोई भी बीटा से हाइड्रोजन को उठा सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को उठाया, तो ये मेरा बच जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा सॉरी, अल्फा पोजीशन से ये क्लोरीन एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो एल्कीन हमें ऑब्टेन हो गया। तो ये तो पहले तो अब जस्ट रिएक्शन शो कराएंगे, ये तो बन गई आपकी रिएक्शन। होगी, अब मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ इवन मैकेनिज्म। ओके, तो देखो इवन मैकेनिज्म में कैसे एक्सप्लेन करूंगी, आसान है। आपको मैंने बोला था इवन मैकेनिज्म 2 पार्ट में चलेगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। ओके, पहला स्टेप होता है आपका आयनाइजेशन स्टेप, दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप। ओके, पहले स्टेप में आपने क्या कराना है, आयनाइजेशन, और आपको मैंने क्या बताया, आयनाइजेशन किसका होगा,
क्लोरीन का होगा, जो हेलोजन एटम होता है, जो एक्स ग्रुप होता है, उसका आयनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव कराते हैं, ठीक है। और ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसके साथ साथ ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर को लिखिएगा एरो के ऊपर नीचे, ओके। तो आपने क्या किया, यहाँ से क्लोरीन को एलिमिनेट किया, तो क्लोरीन जैसे एलिमिनेट होगा, क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके जाएगा, क्योंकि क्लोरीन आपका नेगेटिव एलिमेंट है, तो आपको कार्बन ये पॉजिटिव, ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पर को ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ, क्लोरीन आपका एलिमिनेट हुआ, ओके। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में आपने डीप्रोटोनेशन कराना है। आपने उठाया अपना कैटायन, इस कैटायन में देखो मैंने ये आपका अल्फा पोजीशन थी, ये आपकी सारी बीटा पोजीशन, आप किसी भी बीटा को ले सकते हैं, हमने सपोज ये वाले बीटा को लिया, ठीक है। और इसमें जो CH3 था इसे मैंने खोल के लिख दिया CH2H करके, क्योंकि हमने H को एलिमिनेट करना है। अब मैंने ये जो सेकंड स्टेप है, आपको पता है बेस की प्रेजेंस में होता है, तो हमने सोडियम इनोलेट को हमने एज अ बेस यहाँ पर को लिया हुआ है, ओके। अब क्या हुआ, देखो आपकी रिएक्शन, आपका पास बेस है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास CH2 है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है, और आपको मैंने जैसे पहले बोला हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन जैसे आपको बेस यहाँ पर मिला तो होगा क्या, हाइड्रोजन किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज के पास, जो है आपका ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बॉन्ड की क्लीवेज होगी, इसे हटा देती हूँ, जैसे यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो कार्बन को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन बन गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन को किसने ले लिया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, तो ऑक्सीजन ने क्या, यहाँ से Na को एलिमिनेट किया। Na कैसे एलिमिनेट होगा, आपको पता है Na पॉजिटिव के फॉर्म में, और रिएक्शन कंडीशन में आपके पास Cl नेगेटिव भी है, तो Na और Cl ये दोनों कंबाइंड होके NaCl बन जाएंगे, और ये आपका क्या बन जाएगा, Et के साथ आपका क्या हो जाएगा, ये Et के साथ आपका क्या होगा, O के साथ कौन H हो गया, कौन ऐड हो गया, H ऐड हो गया, तो ये आपका ETOH यानी कि आपको अल्कोहल भी ऑब्टेन हो गया। बचा आपका ये प्रोडक्ट, तो इसको आप कैसे करेंगे, वही चीज आपका नेगेटिव चार्ज आप कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड में, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बनके आपको एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी यहाँ पर को, ये स्टेप आपने फॉलो कराना है। आपको कोई भी रिएक्शन किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, बट आपको क्या पता है, आपको पता है कार्बोकैटायन ऑब्टेन हो रहा है, तो कार्बोकैटायन को यहाँ बेस के साथ कैसे रिएक्ट करना है वो मैटर करता है, आपने कैसे रिएक्ट करा है वो चीज अपने माइंड पर रखिएगा। कौन से स्टेप में पहले आपने आयनाइजेशन कराना है, बाद में आपने डीप्रोटोनेशन कराना है, ये चीज आप अपने माइंड पर रखिए, बाकी खुद ब खुद सारी चीजें हो जाएंगी। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बात की हमने इवन रिएक्शन की मैकेनिज्म की, ओके। तो हमने कितनी चीज कवर कर ली, एक बार रिवीजन पे लेते हुए चलते हैं। हमने बात की, अगर मैं पर्टिकुलरली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो हमने फर्स्टली डिस्कस किया इवन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, इवन रिएक्शन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन, इवन रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एंड देन एग्जांपल, एंड देन मैकेनिज्म से इसे फाइनली कंप्लीट कर लिया, ओके। तो ये बात थी हमारी इवन रिएक्शन की, आसान थी ना। अब इसके बाद हमारी बचती हैं दो एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन कौन सी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आपकी काफ़ी इजी है, इनको भी हम इनके कैरेक्टर, एग्जांपल, रिएक्शन मैकेनिज्म इनके बेसिस पे डिस्कस करेंगे, बट इनको यहाँ पे डिस्कस कराना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेक्चर को आगे को कंटिन्यू कराना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस लेक्चर को हम आगे को कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। अब आपको सेकेंड पार्ट का मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी हम यहाँ पर वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एलिमिनेशन रिएक्शन के सेकंड पार्ट पे। तब तक के लिए वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।